हेलो डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2021 के सॉल्यूशन। और ये लास्ट पार्ट है जिसमें क्वेश्चन नंबर 111 से 125 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है इनकी इनमें से कौन सी वेव की एक इक्वेशन है। तो देखिए उसमें करेक्ट आंसर है डेल्टा स्क्वायर काई इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर काई अपॉन डेल टी स्क्वायर। तो ऑप्शन ए रिप्रेजेंट कर रहा है वेव इक्वेशन को, डिफरेंशियल वेव इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्परेचर ऑफ गैस टी एट विच आरएमएस वेलोसिटी इज ट्वाइस इट्स वैल्यू एट टी इक्वल टू 0। मतलब कि हमें गिवन है कि किसी टी टेम्परेचर पर जो आरएमएस स्पीड है, मैं इसको आरएमएस यहाँ लिख देता हूँ, जो आरएमएस स्पीड है वो 2 टाइम्स है आरएमएस स्पीड के जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपको वो टेम्परेचर फाइंड करना है कि किस टेम्परेचर पर स्पीड 2 टाइम्स हो जाएगी जो स्पीड गैस की यानी कि आरएमएस स्पीड ऑफ कोर्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रही हो। तो देखो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से पूछा गया है आरएमएस स्पीड से। तो फॉर्मूला होता है √3 kT अपॉन में m। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √3 k, ये t हमें फाइंड करना है अपॉन में m इक्वल टू 2√3 k अपॉन में m। देखो यहाँ पर मैं रखूँगा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस ना लिख करके हम उसको केल्विन में ही रखते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 273 केल्विन। ठीक है, अब देखो √3 kT अपॉन मतलब √3 k अपॉन में m, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा √t इक्वल टू ट्वाइस √273। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद हमें मिलेगा t इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू में 273। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 1092 केल्विन। लेकिन 1092 केल्विन तो यहाँ पर है ही नहीं किसी में भी। लेकिन आप ये देखो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर दिया हुआ है, तो उसको 1092 को 273 से माइनस करके देख लेते हैं। जब आप माइनस करोगे आएगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 113, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अ ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज सेटल डाउन टू अ स्टेडी स्टेट ऑसिलेशन। इन स्टेडी स्टेट द रेशियो ऑफ एवरेज पावर एब्जॉर्ब एंड एवरेज पावर डिसिपेटेड कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ। स्टेडी स्टेट की कंडीशन होती है जो एवरेज पावर होगी जो कि ड्राइविंग फोर्स सप्लाई करेगी, ये इक्वल होगी एवरेज पावर के जो कि डिसिपेटेड होगी बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो उसी का तो रेशियो हमें पूछा है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो जो रेशियो होगा पावर एवरेज सप्लाइड बाय द ड्राइविंग फोर्स अपॉन में पावर एवरेज टू द फ्रिक्शनल फोर्स, ये कितना हो जाएगा 1। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी यानी कि 1। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ वीक सिग्नल विदाउट अल्टरिंग इट्स शेप इनटू अ स्ट्रॉन्ग नॉन इज। देखो इसको हम बोलते हैं एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफायर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें हम उसकी शेप चेंज नहीं करते, लेकिन जो वीक सिग्नल है उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, एट्यूनेशन कम हो ताकि, और वो लंबी दूरी तक जा सके। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, एम्पलीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 115 है द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 1/r की आपको वैल्यू बतानी। पहले मैं r को बताता हूँ। r क्या होता है, r होता है x i कैप, मतलब r वेक्टर होता है लेट x i कैप y j कैप प्लस z k कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा √x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो r है ये यही है मोड r यानी कि मॉडुलस। हमें ग्रेडियंट ऑफ 1/r की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/r की वैल्यू। तो देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है माइनस i डेल ओवर डेल x। ठीक है, माइनस नहीं i कैप डेल ओवर डेल x प्लस फिर j कैप के लिए हम लिखेंगे डेल ओवर डेल y प्लस k कैप के लिए डेल ओवर डेल z। और यहाँ पर क्या है 1/r है। 1/r का मतलब हो गया √x² प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब पहले मैं आपको थोड़ा जो इसमें मैं यूज़ करूँगा उसके बारे में बता देता हूँ, डिफ्रेंशिएशन के बारे में। जैसे मान लीजिए अगर आप d/dx x की पावर n का डिफ्रेंशिएट करोगे
तो ये डिफ्रेंसिएशन हो जाता है n इंटू में x की पावर n माइनस के, और मतलब पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम होगी। एग्जाम्पल के लिए लेट से मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x की पावर -1/2 का, तो x की पावर -1/2 का मतलब -1/2 तो आगे आ जाएगा, और x की पावर -1/2 -1 यानी कि -1/2, इसको आप x की पावर -3/2 भी तो लिख सकते हो, या फिर -1/2 x की पावर 3/2 आ जाएगा, d और dx। किसका? x की पावर -1/2 का डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा? -1/2 x की पावर 3/2। तो यही हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना होगा, i डेल ओवर डेल x, यहाँ पर हम लिखेंगे देखो 1/√x² प्लस y² प्लस z²। सिमिलरली यहाँ पर j कैप डेल ओवर डेल y, डिफ्रेंसिएशन ऑफ हम करेंगे x² प्लस y² प्लस z² का, और यहाँ पर भी k कैप डेल ओवर डेल z 1/√x² प्लस y² प्लस z²। देखो इसको आप लिख सकते हैं i कैप डेल ओवर डेल x, ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² की पावर कितना, ऊपर ले जाकर के -1/2। सिमिलरली j कैप डेल ओवर डेल y, और ये आएगा x² प्लस y² प्लस z² की पावर -1/2। सिमिलरली यहाँ पर भी k कैप डेल ओवर डेल z x² प्लस y² प्लस z² की पावर -1/2। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, y और z को कांस्टेंट मानेंगे। यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं ना हम, तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x और z कांस्टेंट, और यहाँ पर z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x और y कांस्टेंट। सो विल गेट, देखो जब यहाँ पर हम पहले तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/2, जैसे मैंने x की पावर -1/2 का बताया था, -1/2 x की पावर 3/2 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर भी डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये होगा -1/2, और ये पूरा इसको एक क्वांटिटी मानो तो ये x² प्लस y² प्लस z², और नीचे आकर के पावर 3/2 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर किया था, ठीक है। लेकिन अभी भी x² का तो करना पड़ेगा, तो x², क्योंकि इसको बोलते हैं चेन रूल, पहले तो हमने पावर के रेस्पेक्ट में किया, मतलब पावर के हिसाब से किया, उसके बाद x² का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा खाली, तो x² का आएगा 2x प्लस j कैप, और यहाँ पर भी वही सब प्रोसेस जब आप रिपीट करोगे तो आपको मिलेगा -1/2 2y, और नीचे सेम रहेगा x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। यहाँ पर भी सेम रहेगा k कैप और -1/2 2z आएगा लेकिन, और यहाँ पर x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। अब देखो इसको ग्रेडियंट ऑफ 1/r इक्वल टू, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हर जगह, माइनस साइन कॉमन आएगा तो माइनस साइन में ले रहा हूँ कॉमन, फिर यहाँ पर बचेगा x/में x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। जैसे ये r इक्वल टू होता है x² प्लस y² प्लस z की स्क्वायर की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना रूट को, तो यहाँ पर देखो 3/2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 की क्यूब, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए मुझे इसकी क्यूब करना हो तो यहाँ पर ही r की क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। तो इसका मतलब नीचे जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है r की क्यूब को, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा x i कैप अपॉन में r की क्यूब, सिमिलरली प्लस y j कैप अपॉन में r की क्यूब, और z k कैप अपॉन में r की क्यूब, क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब माइनस देखो नीचे तो सेम हो जाएगा r की क्यूब, और ऊपर आपको मिलेगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, और ये किसके बराबर होगा r वेक्टर के, तो माइनस हम इसको r वेक्टर लिखेंगे अपॉन में r की क्यूब। तो जो ग्रेडियंट होगा 1/r का वो हमें कितना मिल जाएगा, माइनस के r/r की क्यूब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ग्रेडियंट ऑफ 1/r इज इक्वल टू माइनस
वेक्टर आर अपॉन में आर की क्यूब। नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। पूछ रहे हैं कि अगर मान लीजिए सेंटर पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इस साइड, मतलब ये जो क्यूब हो गई उसके साइड से आपको बताना है कि कितना फ्लक्स होगा। द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ थ्रू ईच ऑफ द फेसेस ऑफ अ क्लोज क्यूब ऑफ, इसकी लेंथ है एल और चार्ज यहाँ पर क्यू रखा है सेंटर पर। तो देखो नेट फ्लक्स जो होगा थ्रू द क्यूब वो रहेगा इनक्लोज चार्ज, मतलब फॉर्मूला होता है नेट फ्लक्स का अकॉर्डिंग टू गोज लॉ 1/ε0 टोटल चार्ज इंक्लोज्ड। तो टोटल जो चार्ज इंक्लोज्ड है वो है क्यू अपॉन में ε0, ये नेट फ्लक्स आएगा। लेकिन जो नेट फ्लक्स है थ्रू दी होल क्यूब आया है, पूरी क्यूब से जो फ्लक्स होगा वो ये होगा, पर हमें बताना है ईच साइड का, यानी कि प्रत्येक साइड से कितना फ्लक्स होगा। तो जो प्रत्येक साइड का, ईच साइड का जो फ्लक्स होगा वो होगा 1/6 ऑफ क्यूब, यानी कि पूरी क्यूब से जो फ्लक्स होगा उसको 1/6 हो जाएगा ईच साइड का फ्लक्स, यानी कि 1/6 क्यू बाय में ε0। यहाँ पर क्यू स्मॉल क्यू रखा, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पर फ्लक्स लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड करता है कि चार्ज इंक्लोज्ड कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द मेटल इज लैम्डा नॉट, आपको गिवन है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये होता है मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड करनी है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम इट बाय द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ, जो वेवलेंथ इंसिडेंट करवा रहे हैं, इंसिडेंट वेवलेंथ वो है 1200। ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर पूछा गया है। इससे पहले वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर था। होता यह है कि जब आप किसी फोटोन को इंसिडेंट करवा रहे हो किसी मेटल पर, तो अगर मान लीजिए इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करूं तो जो इंसिडेंट एनर्जी होगी, ई इंसिडेंट ऑफ फोटोन की जो एनर्जी होगी वो दो पार्ट में डिवाइड होगी, कुछ तो वर्क फंक्शन में और कुछ काइनेटिक एनर्जी में। फिलहाल हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, इसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा H/μ या फिर hc/λ। लेकिन अगर मान लीजिए वेवलेंथ आपकी एंगस्ट्रॉन में गिवन है तो एनर्जी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखो, ये मैंने पहले भी बताया था, 12400 को वेवलेंथ से डिवाइड करते हो। अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में है तो सीधा एनर्जी जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। वैसे भी आप जितने भी ऑप्शन देख रहे हो ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। तो इंसिडेंट एनर्जी कितनी हो जाएगी hc/λ, W0 कितना हो जाएगा वर्क फंक्शन, मतलब ये हो जाएगा hc/λ0 प्लस में काइनेटिक एनर्जी, λ0 कितना है 3000 और लैम्डा इंसिडेंट कितना है 1200। तो फिलहाल हम इसका ऐसे लिख सकते हैं 12400 अपॉन में लैम्डा, लैम्डा कौन सा इंसिडेंट वाला, तो ये हो जाएगा 1200 इक्वल टू 12400 12400 डिवाइडेड बाय 3000 प्लस। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, सीधा चेंज करने की जरूरत नहीं, जैसे पहले आप hc की वैल्यू पुट करो वो जूल में आंसर आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करो, तो ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12400 डिवाइडेड बाय 1200 माइनस 12400 डिवाइड बाय 3000। 20 से 20 हटा दो, यहाँ पर भी 20 से 20 हटाओ, 124/12 माइनस 124/30। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 118 है, अ कार्नोट साइकिल इज रिप्रेजेंटेड ऑन एन एंट्रोपी टेम्परेचर डायग्राम बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर है, मतलब आपको बताने कि इनमें से कौन सा सही ग्राफ है एंट्रोपी और टेम्परेचर का जब हम कार्नोट साइकिल के लिए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले मैं आपको कार्नोट साइकिल समझा देता हूँ। देखो कार्नोट साइकिल में टोटल 4 प्रोसेस होते हैं। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन होगा लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन, शुरू में दोनों एक्सपेंशन हो गए, उसके बाद आइसोथर्मल कंप्रेसर और एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू टी डेल्टा एस। तो अगर मान लीजिए डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 है, 0 का मतलब ये होगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक। तो अगर
डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा एस भी तो जीरो होगा, तो इसका मतलब ये आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। आइसो एंट्रोपिक, एंट्रोपी मतलब क्या है यहाँ पर एस। तो देखो जो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा वो आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस भी होता है। ये भी क्वेश्चन इसी पेपर में पूछा गया था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ पहले। एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस एक ही बात है। तो यहाँ पर पहला प्रोसेस क्या हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा पीवी इक्वल टू एनआरटी आपको पता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर जो होगा वो इन्वर्सली डिपेंड करेगा वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो ये पीवी ग्राफ है। फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हीट कांस्टेंट होगी तो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। देन आइसोथर्मल कंप्रेशन में अब क्योंकि कंप्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही होगी, प्रेशर इंक्रीज, जैसे मैंने आपको बताया था पी इन्वर्सली डिपेंड करता है वी पर। और फाइनली यहाँ पर एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा यहाँ पर, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन मतलब हीट कांस्टेंट रहेगी। तो देखो जब जब एडियाबैटिक कंप्रेशन, चाहे एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, जब जब एडियाबैटिक प्रोसेस होगा भले ही वो एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, आपको एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं दिखेगा। इसलिए आप यहाँ पर देखो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एंट्रोपी में चेंज हो ही नहीं रहा है। और एडियाबैटिक कंप्रेशन इस वाले प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर भी आप देखो कोई भी एंट्रोपी में चेंज नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब देखो आप यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब होगा टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 से लेकर के 3। तो 2 से लेकर के 3 में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है। और जब आप आइसोथर्मल कंप्रेशन देखेंगे तो टेम्परेचर देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, तो ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कुल मिलाकर के जब आप टेम्परेचर मतलब पीवी ग्राफ यहाँ पर था, जब आप उसको टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ देखेंगे तो इस तरह का आपको स्क्वायर मिलेगा। इसको आप अगर ये टीएस ग्राफ है, अगर मान लीजिए मैं एस को यहाँ पर ले लूँ और टेम्परेचर को यहाँ पर एंट्रोपी, यहाँ पर टेम्परेचर, तो भी ये ग्राफ इसी तरह का रहेगा। तो इन चारों में मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। मैंने आपको बताया स्क्वायर शेप आपको मिलेगी एंट्रोपी और टेम्परेचर ग्राफ में। कैसे, ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। 4 प्रोसेस होंगे टोटल, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एयर कोर सोलिनॉइड जिसके नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि कैपिटल एन आपको गिवन है 2000 लूप्स और इसकी लेंथ गिवन है 60 सेंटीमीटर, डायमीटर। इफ द करंट इज 5 एम्पियर तो आपको बताना है फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा। मतलब आप देखो यूनिट टेस्ला ही तो आपको बी फाइंड करना है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है फॉर्मूला सोलिनॉइड के लिए। स्मॉल एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ये किसके इक्वल होगा, सो ये बराबर होगा कैपिटल एन अपॉन में लेंथ के, तो म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन लेंथ इंटू में करंट। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन अपॉन एन लिखेंगे तो वो है 2000 2000। अब देखो लेंथ जो है ना एल हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, तो मैं उसको 100 से डिवाइड करूंगा ताकि मीटर में हम इसको लिख सकें, या फिर आप इसको 60 अपॉन 100 लिखोगे तो 100 आएगा यहाँ पर 100। इंटू में करंट कितना है 5 एम्पियर। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे बी की वैल्यू आएगी 0.021 टेस्ला, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 120 कंसीडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rolling down an inclined plane। मतलब कि पहले इंक्लाइंड प्लेन ले लेते हैं, यहाँ से सिलेंडर रोल करके नीचे की तरफ आ रहा है जिसका मास है m और इसका रेडियस है r। आपको बताना है द स्पीड ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम, यानी कि जब ये यहाँ पर आएगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखो एक तो इसका मेथड है कि आप कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करो और उससे स्पीड फाइंड करो। एक मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ स्पीड का, वो होता है √2gh अपॉन में 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में mr²। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो जब ये यहाँ पर है, ये h हाइट पर है, तो mgh इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। अभी जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जैसे रोल करके नीचे आएगा तो ये 2 एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एक तो रोटेशनल एनर्जी में और एक जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी उसमें। तो mgh इक्वल हो जाएगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ आई इंटू में ओमेगा का स्क्वायर प्लस
ट्रांसलेशन काइंड का मतलब हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा v को आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू में r, तो ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन में r हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ओमेगा को भी रिप्लेस करूंगा। कुल मिलाकर के जब आप इसको v के लिए सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला आएगा √2gh 1 प्लस आई अपॉन में एम आर स्क्वायर। सो इट विल बी बेटर कि आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखें अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं। इसके अलावा अगर एक्सीलरेशन पूछते हैं तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है g साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस आई अपॉन में एम आर स्क्वायर। देखो डिनोमिनेटर तो सेम ही, बस यहाँ पर जी साइन थीटा आ जाता है एक्सीलरेशन के लिए। अब क्योंकि सिलेंडर रोल कर रहा है तो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1 अपॉन में 2 एम आर स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट। तो यहाँ से आई अपॉन एम आर स्क्वायर का रेशियो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2, वही मैं यहाँ पर पुट करूँगा। तो v इक्वल टू 2gh अपॉन में 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन में 2। सो इट विल बी इक्वल टू 2gh और नीचे आ जाएगा 3/2, 2 जाएगा ऊपर। सो इट विल बी इक्वल टू 4/3gh। तो स्पीड आएगी ऑप्शन है 4 अपॉन में 3 √gh। क्वेश्चन नंबर 121, 2 नाइकॉल्स आर क्लोज टू ईच अदर। मान लो 2 नाइकॉल्स है हमारे पास, नाइकॉल प्रिज्म बोल सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, यानी कि उनकी एक्सिस के बीच का एंगल फिलहाल जो भी इनिशियल एंगल हम कंसिडर करेंगे जो कि 90 डिग्री होगा। अब आगे बोला जा रहा है कि वन ऑफ देम इज रोटेटेड थ्रू 30 डिग्री। इनमें से किसी एक को हम रोटेट कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि हम रोटेट इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं 30 डिग्री से। तो ये इनिशियल पोजीशन रही होगी उसकी। आपको बताना व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट पोलराइज्ड लाइट विल पास थ्रू द सिस्टम, यानी कि कितना परसेंटेज ऑफ लाइट पास होगी सिस्टम से, ये आपको कंसिडर करके बताना है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मेलस लॉ, जो कि कहता है आई इक्वल टू लो इंटेंसिटी जो बाहर निकलेगी वो कोस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगी। सो इट विल बी इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा 90 इनिशियल माइनस जितना रोटेट किया है यानी कि 60 डिग्री। तो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई 2 यहाँ पर लेंगे, क्योंकि एक पोलराइड से जब लाइट पास होगी तो इंटेंसिटी उसकी एवरेज लेते हैं हम यहाँ पर आई नॉट बाई 2। फिर उसके बाद जो इनकी एक्सिस का एंगल हो जाएगा वो कितना होगा 60 डिग्री। तो आई नॉट बाई 2 इंटू में कोस स्क्वायर 60 डिग्री। देखो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो वही जो साइन 30 की होती है 1 अपॉन में 2। तो आई नॉट बाई 2 यहाँ पर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा आई नॉट बाय में 2 का स्क्वायर, मतलब ये 8 आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 2। अब आई नॉट परसेंटेज चाहिए हमें, तो आई अपॉन आई नॉट का ये 8 इंटू में 100। तो आई अपॉन आई नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 अपॉन में 10 यानी कि 12.5%। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ सर्टेन गैस एट प्रेशर एंड टेम्परेचर T इज गिवन 2 × 10⁻⁷ मीटर। द मीन फ्री पाथ फॉर द सेम गैस बट प्रेशर अब हो गया P/2 और टेम्परेचर हो गया 2T, कितना होगा। तो पहले मैं आपको 3 फॉर्मूले बता देता हूँ मीन फ्री पाथ के, उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे अपना। पहला फॉर्मूला 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू में n। दूसरा लैम्डा इक्वल टू टेम्परेचर और प्रेशर के टर्म में KT अपॉन में √2 पाई डी स्क्वायर और प्रेशर P। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा क्या है मीन फ्री पाथ, 1/√2 पाई डी का स्क्वायर इंटू में m अपॉन रो। तो फिलहाल टेम्परेचर प्रेशर वेरिएशन कर रहे हैं तो इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ये वाला KT अपॉन में रो। देखो पहले केस में लैम्डा जो रहा होगा वो रहा होगा KT अपॉन में √2 पाई डी का स्क्वायर इंटू में P, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 2 × 10⁻⁷ मीटर। अब सेकंड केस में जो लैम्डा डेप्थ हो गया है, क्योंकि दो चीज़ें चेंज हो रही है, एक तो जो नया प्रेशर है P डैश वो कितना होगा P/2, और जो टेम्परेचर नया टेम्परेचर T डैश में उसको एज्यूम कर रहा हूँ वो कितना होगा 2T। तो जो लैम्डा डैश होगा इट विल बी इक्वल टू K T डैश अपॉन में √2 पाई डी स्क्वायर, तो चेंज हो ही नहीं रहा है, खैर यहाँ पर आ जाएगा P का डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं K T की जगह पर हम लिखेंगे 2T अपॉन में √2 पाई डी का स्क्वायर,
और p डैश की जगह हम लिखेंगे p अपॉन में 2। तो ये जो 2 होगा ये जाएगा ऊपर, लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू के टी। देखो दोनों 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में √2 पाई डी स्क्वायर इंटू में p। वो आप ये देखो ये किसके बराबर है, जो इनिशियल लैम्डा था, लैम्डा डैश इक्वल टू कितना आ गया 4 टाइम्स लैम्डा। इसका मतलब जब आप प्रेशर को हाफ कर रहे हो, टेम्परेचर को डबल कर रहे हैं, तो जो मीन फ्री पाथ होगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो 4 इंटू में लैम्डा कितना है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। सो लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 8 इंटू में 10 की पावर माइनस के 7 मीटर, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन लेजर क्या होता है, इसका मतलब क्या है। देखो जो ये सेकंड क्वेश्चन है जो लेजर पर आया, इससे पहले एक ऑप्टिकल पंपिंग पे आया था, वहां पर मैंने आपको बताया था कि इन्वर्जन पॉपुलेशन इन्वर्जन होता क्या है। एक्चुअली लेजर एक्शन के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत जरूरी चीज है। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो नंबर डेंसिटी वो n1 है और यहाँ पर n2 है। तो जब ये ग्राउंड स्टेट है और ये कोई एक्साइटेड स्टेट है, अगर मान लीजिए n2 में, यानी कि जो n2 है अगर वो n1 से ग्रेटर है तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव हो चुकी है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है इक्विलिब्रियम स्टेट एंड नंबर ऑफ एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज मोर देन द एक्साइटेड स्टेट। तो देखो ये हमारे क्या है, ये है एक्साइटेड स्टेट और ये है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में कम होने चाहिए और एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा, जबकि ये इसका अपोजिट बोल रहा है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। बी स्टेटमेंट है नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट इज लेस देन दैट ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो ये इसी कंडीशन को तो बोल रहा है, n2 इज ग्रेटर देन n1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ सेम नहीं होंगे और ऐसा भी नहीं हो कि सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के बाद ही लेजर एक्शन टेक प्लेस हो सकता है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन रूबी लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू किया जाता है। ये इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब इसी पेपर में। नेक्स्ट है द एलिमेंट्री पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग न्यूक्लियन टुगेदर टू फॉर्म एन एटॉमिक न्यूक्लियस। मतलब कि न्यूक्लियन को आपस में कौन बांध के रखता है, ये आपको बताना है। और देखो जो ग्लोन्स होता है ना, ये क्वार्क के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है उसके लिए एक्सचेंज पार्टिकल का काम करता है, यानी कि ये तो हो गया क्वार्क के लिए, जबकि जो मेसन होगा वही होता है यहाँ पर, मतलब जो न्यूक्लियन को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेसन। लास्ट क्वेश्चन है 125। ए गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम एंड डिफ्लेक्ट फुल स्केल फॉर अ पोटेंशियल ऑफ 20 मिलीवोल्ट। हाउ लार्ज अ सीरीज रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इट इनटू 5 वोल्ट वोल्टमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर को अगर हमें वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि लो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। फिलहाल तो हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कन्वर्ट करना है। तो देखो मान लेते हैं यह है गैल्वेनोमीटर G और इसमें हम सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस R कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको ये फाइंड करना है कि इस R की वैल्यू कितनी होगी। अगर आपको ये गिवन है कि जो पोटेंशियल है मतलब कितना कन्वर्ट करना है 5 वोल्ट का, और इसमें IG हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। IG कैसे निकले मैं आपको बताता हूँ। देखो जनरल इक्वेशन क्या होगी, जो पोटेंशियल V होगा वो इक्वल हो जाएगा IG इंटू में G प्लस R। ये कैसे करा मैंने आपको बताओ, V इक्वल टू IR होता है, लेकिन यहाँ पर नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में G प्लस R हो जाएगा। ओके नाउ V की वैल्यू में गिवन है 5। IG कैसे पता करें, तो देखो IG इक्वल टू मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट, तो जब हमने R को कनेक्ट नहीं किया होगा तो IG की वैल्यू रही होगी V अपॉन में G। अब V हम कितना लेंगे, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है यानी कि 20 मिली वोल्ट, मिली का मतलब 10 की पावर माइनस के 3, इसको डिवाइड कर देंगे G से। G कितना है, G है 80। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं IG की वैल्यू 20 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन में 80, और ये G की वैल्यू तो 80 है ही प्लस R। देखो जो R होता है वो हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर हम करंट करते हैं तो वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई आएगी। देखते हैं कितनी आती है। तो 5 इंटू में 80 अपॉन में 20 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 इक्वल टू 80 प्लस R।
तो ये इससे जाएगा 4 बार, और ये 5 और 20 यानी कि 20, और ये 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो 3 पावर और आ जाए, मतलब 3 जीरो और आ जाएंगे यहाँ पर। तो 20,000 माइनस 80 इक्वल टू कितना आएगा आर। तो आर की वैल्यू आ जाएगी 19920 ओम, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।